धन्यवाद संगम एंड नमस्कार को आप सबको। आज आपने मुझे ये अवसर दिया आपसे कश्मीर के विषय में चर्चा करने का। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। कश्मीर के विषय में जैसा कि आप जानते हैं, एक हमारे संविधान का प्रावधान कश्मीर का पर्याय बन गया था। दशकों से यह प्रावधान एक तरह से गले की फांस जैसा लगने लगा था, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें इस प्रावधान के कारण आई। मैं अनुच्छेद 370 की बात कर रहा हूं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा, इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसके संदर्भ में जाना चाहूंगा, क्योंकि जहां जहां मैं देश में घूमा, लोगों से मिला, कैंपसेस में स्टूडेंट से ही नहीं बल्कि अनुभवी लोगों से, सेवानिवृत्त नौकरशाहों से, यहां तक कि पत्रकारों से, वकीलों से, उन्होंने भी आमतौर पर यही बताया कि भाई 370 अनुच्छेद के कारण आम भारतीय कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। मानो ये मुद्दा रियल एस्टेट का मुद्दा बन गया था। बात सही है, जमीन नहीं खरीद सकते थे, वो एक छोटा सा हिस्सा था। और अगर जमीन खरीदने की ही बात को तरजीह देनी है तो मैं उसको ऐसे कहता कि यहां तक कि देश का राष्ट्रपति भी चाहता तो 1 इंच जमीन कश्मीर में नहीं खरीद सकता था। 370 अनुच्छेद एक ऐसा प्रावधान था हमारे संविधान में। लेकिन उससे बहुत ज्यादा बड़ी विकृतियां इस प्रावधान के कारण हमारे संविधान में, हमारी व्यवस्था में आई। सबसे बड़ी विकृति थी कि भारतीय संसद, जो हमारी सर्वोच्च सार्वभौम संस्था है, जो भारत के चप्पे चप्पे पर कानून बनाने की अधिकारी है, आपका मेरा मत व्यक्त करने की अधिकारी है, वह कश्मीर के विषय में पंगु थी, नपुंसक कर दी गई थी। केवल 3 विषयों को छोड़कर कश्मीर के विषय में वो कोई कानून नहीं बना सकती थी। जब जब कोई कानून बनता था तो उसमें अपवाद स्वरूप एक पंक्ति ऊपर लिखी जाती थी, एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारत का संविधान कश्मीर में लागू नहीं होता था। हमारे अनुच्छेद 370 की एक करामात थी कि जब यह लागू हुआ, हमारे संविधान में आया, भारत के सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं था कश्मीर के राज्य जम्मू कश्मीर में। भारत के चुनाव आयोग का कोई अधिकार नहीं था जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत का लेखा निरीक्षक परिषद, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में। 100 से ज्यादा ऐसे कानून थे जो कश्मीर में लागू नहीं होते थे। अब जैसे नेशनल एम्बलम्स एक्ट, जिसमें आप यदि भारत के तिरंगे की अवमानना करें, भारत के राष्ट्रगान का अपमान करें, तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान कश्मीर में लागू नहीं होता था। इसीलिए आपने वो वीडियो देखे होंगे कष्टदायक, जिसमें भारत के तिरंगे को पांव के तले रौंदा जाता था, जलाया जाता था। भारत के राष्ट्रगान पर सरकारी कार्यक्रमों में लोग खड़े नहीं होते थे। ये कोई अपराध नहीं माना गया था जम्मू कश्मीर राज्य में। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 कश्मीर में लागू नहीं होता था। प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कश्मीर में लागू नहीं होता था। मस्जिद राजनीति का अखाड़ा बन गई थी।
उसके लाउड स्पीकर्स की अनाउंसमेंट को सुनकर के पत्थरबाज इकट्ठे होते थे और एनकाउंटर करती हमारी सुरक्षा बलों पर पथराव करते थे। वहां जुमे के रोज जो खुतबे पढ़े जाते हैं, लोगों को भाषण दिए जाते हैं, उसमें भारत के प्रति जहर उगला जाता है। और यह सब सामान्य बात हो गई थी। इसी अनुच्छेद 370 के चलते कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य को अपनी नागरिकता परिभाषित करने की भी स्वायत्तता मिली और उन्होंने उस 35A कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत लाखों ऐसे लोगों को कश्मीर की स्थायी नागरिकता से बेदखल कर दिया, जो हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे। विभाजन के बाद शरण लेकर भारत आ गए थे। वो लोकसभा में वोट दे सकते थे, लेकिन कश्मीर की विधानसभा में, यहां तक कि पंचायत में भी वोट नहीं दे सकते थे। चुनाव लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए। वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे, उनके बच्चे सरकारी संस्थानों में नहीं पढ़ सकते थे, सरकारी छात्रवृत्ति नहीं ले सकते थे, वो वहां 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकते थे, मकान, दुकान, खेत, बाग, कुछ नहीं। ऐसी परिस्थिति में और भी क्या क्या नहीं देखा इस देश ने। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखी। नागरिकता ऐसे परिभाषित की गई कि यदि वहां की बेटी जम्मू कश्मीर राज्य के बाहर शादी कर ले तो उसके बच्चे उसकी संपत्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। हां, अगर वहां का बेटा पाकिस्तान से भी बहू ले आए तो उसकी पत्नी जम्मू कश्मीर की स्थायी नागरिक ही नहीं बनेगी, उसके बच्चे भी उन सभी अधिकारों के साथ युक्त होंगे। इस तरह का भेदभाव 1958 में वहां एक महामारी की सी स्थिति हो गई, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। ड्रेनेज सिस्टम, सुएज सिस्टम इतना इवॉल्व नहीं था। जम्मू कश्मीर राज्य ने पंजाब से कुछ वाल्मीकि परिवार उधार मांगे, कहा कि हमें इनकी सख्त आवश्यकता है वरना बहुत बुरी हालत होगी। तो पंजाब ने कहा आपके यहाँ तो नागरिकता के ऐसे कठिन कानून है, ये बेचारे स्टेटलेस हो जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर राज्य ने कहा नहीं नहीं, इन्हें दीजिए, हम एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इनको अपना नागरिक बनाएंगे। तो ऐसे 200-400 परिवार पंजाब के पठानकोट जिले से जम्मू आए। उनके बच्चे जब पढ़ लिख गए और कोई और काम करना चाहते थे, कोई टीचर बनना चाहता था, कोई वकील बनना चाहता था, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट, तो इसी जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि आपके पूर्वज, आपके माँ बाप यहां सफाई कर्मचारी के तौर पर आए थे, इसलिए नागरिकता मिली थी। अगर आप अपना पेशा बदलेंगे तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। दलित उत्पीड़न इसी 370 अनुच्छेद के छत्र छाया में फलता फूलता रहा और इस देश के दलित नेताओं ने अपनी आंखें फोड़ दी, लेकिन इस सच को देखने से मना कर दिया। मानवाधिकारों का हनन हुआ। कश्मीर ने अपना संविधान अलग से बनाया और उस संविधान में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, मूलभूत अधिकार नहीं थे। उस संविधान में माइनॉरिटी शब्द, अल्पसंख्यक शब्द एक बार नहीं आता। और जब हल्ला हुआ कि आप माइनॉरिटीज के लिए क्या करेंगे, तो जम्मू कश्मीर की व्यवस्था ने कहा हां, अगर माइनॉरिटीज के लिए कुछ करना है तो हम वो भारतीय संविधान से अवधारणा लेंगे। तो भारतीय संविधान में माइनॉरिटीज तो मुसलमान थी, क्रिश्चियंस थी। तो उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य में उस समझ को आरोपित किया और वहां की कश्मीर घाटी की 95% से ज्यादा आबादी जो मुसलमान थी, उसने खुद को माइनॉरिटी घोषित कर दिया।
और हम जो 2-4-5% हिंदू थे वो वहां की मेजॉरिटी मान लिए गए। ऐसी ऐसी विकृतियां अनुच्छेद 370 के माध्यम से कश्मीर पर लादी गई वहां की व्यवस्था द्वारा। उन्होंने ऐसा किया, ये अपने आप में एक पाप था, अपराध था, समझ आता है। लेकिन देश की व्यवस्था ने, केंद्र ने ऐसा होने दिया, मुझे ज्यादा ताज्जुब इस बात पे है। क्यों होने दिया 370 और उसके तहत इस तरह का विकार? एकमात्र कारण जो महबूबा मुफ्ती भी चीख चीख के कहती थी कि ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए वहां ये एक्सेप्शंस चाहिए, इसलिए वहां ये प्रिविलेजेस चाहिए, इसलिए वहां ये कंसेशंस चाहिए। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो आपने अपनी डेमोक्रेसी को ताक पे रख दिया। कैसे? 1952 में जो संविधान सभा राज्य ने चुनी थी, आप जानते हैं 75 सदस्यों की उस संविधान सभा में 73 सदस्य निर्विरोध चुने गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने अपने सभी विरोधियों के सारे नामांकन पत्र रद्द कर दिए। ऐसा उन्होंने किया, ताज्जुब नहीं होता। ऐसा हमारे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता जवाहरलाल नेहरू ने होने दिया, ताज्जुब इस बात का है। 35A अनुच्छेद जिस तरह संविधान में लाया गया, वो भी किसी जघन्य अपराध से कम नहीं था, संसद को बताया तक नहीं गया। चुपचाप एक राष्ट्रपति की अधिघोषणा जारी कर दी गई, एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन हुआ, और ये 35 कैपिटल ए संविधान में 35 और 36 के बीच में नहीं आता है, 35 और 36 के बीच में नहीं आता है। ये परिशिष्ट 1 में, एनेक्स्चर 1 में आता है, छुपाया गया। बहुत सी प्रतियों में छपता तक नहीं है। जूरिस्ट को नहीं पता, जजेस को, कोर्ट्स को नहीं पता कि इस तरह का प्रावधान हमारे संविधान में है। ऐसा छल किया गया। ये कंसेशंस देने के लिए, ये एक्सेप्शंस क्रिएट करने के लिए हर मर्यादा को लांघा गया, केवल और केवल एक कारण कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य एक मुस्लिम बहुल राज्य है। एक मुस्लिम बहुल राज्य है तो आप उसको मुस्लिम राज्य बनाएंगे, इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, भारत की भूमि पर एक पाकिस्तान बनाएंगे, अपने लोकतंत्र को ताक पे रखेंगे, अपनी धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता को ताक पे रखेंगे, अपने मानवाधिकारों को ताक पे रखेंगे, अपनी सुप्रीम कोर्ट को ताक पे रखेंगे और वहां मनमानी होने देंगे। ये एक तरह का ऐसा कंसेशन था जो वहां पर मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेजिटिमाइज करता था कि आप अपने मजहब के आधार पर पहचान की राजनीति कीजिए, वो मान्य होगी, वो स्वीकार्य होगी, उसका औचित्य माना जाएगा, उसको उचित माना जाएगा। जबकि पूरा देश पंथ निरपेक्षता पर चल रहा है, आप अपनी जनसंख्या में इस्लाम की बहुलता के कारण वो सब ताक पे रखेंगे। तो जब आप इसको मान्यता देते हैं कि आप वहां पर इस्लाम के नाम पर, मुसलमान समुदाय की बहुतायत के नाम पर राजनीतिक निर्णय करते हैं, प्रशासनिक निर्णय करते हैं, संवैधानिक निर्णय करते हैं, पूरी व्यवस्था एक अपवाद के रूप में चलाते हैं, पाकिस्तान का निर्माण अपनी भूमि पर करते हैं, तो ये खुश करने के लिए बेशक आपने किया गया हो, इसके परिणाम क्या होते हैं? इसका एक सीधा मैसेज मिलता है कि साहब, अगर इस्लाम के नाम पर हम स्पेशल हैं
हम विशेष हैं, हमको विशेषाधिकार मिले हैं, तो और विशेषाधिकार मिलने चाहिए। ग्रीवांस मॉन्गरिंग पॉलिटिक्स सबसे पहले जन्म लेती है। वो ग्रीवांस मॉन्गरिंग पॉलिटिक्स कब सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स में बदल जाती है, इस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता। वो कहते हैं कि हम इस्लाम के नाम पर स्पेशल हैं, और अभी हाल ही में इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बना है पाकिस्तान, तो फिर हम हिंदू बहुल देश में क्यों रहें? तो एक सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स शुरू होती है। वो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स फिर प्रो पाकिस्तान पॉलिटिक्स में बदलती है। वो प्रो पाकिस्तान पॉलिटिक्स फिर एंटी हिंदू पॉलिटिक्स और एंटी इंडिया पॉलिटिक्स में बदलती है। और जैसा कि आपने देखा पिछले 25 सालों में, 30 सालों में, वो फिर खिलाफत की पॉलिटिक्स, आईएसआईएस की पॉलिटिक्स, उम्मा की पॉलिटिक्स में बदलती है। तो बोतल से बाहर आने के बाद जिन आपके नियंत्रण में नहीं रहता, फिर वो अपनी मनमर्जी करता है। और जिस समुदाय को खुश करने के लिए, जिसकी खुशामद के लिए, जिसका दिल जीतने के लिए आप ये सब कर रहे थे, वो घाटी से मुश्किल से 4-5% की जनसंख्या वाला निहत्था शांति प्रिय समुदाय उसको उखाड़ फेंकता है, कत्लोगारत करके, जघन्य अपराध करके, सामूहिक नरसंहार करके, बलात्कार करके, घर लूटकर, मंदिर तोड़कर लाखों लोगों को 30 साल पहले चलता कर देता है। अनुच्छेद 370 के माध्यम से यह कमाया हमारे देश ने, और इसकी चेतावनी लगातार मिलती रही। जब संविधान सभा में इस पर बहस हो रही थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कार किया उस सत्र का, जिस सत्र में इस अनुच्छेद को संविधान में डाला गया। नवंबर 1949 की बात है, ये सेकेंड हाफ। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो बलिदान दिया 1953 में कश्मीर में जाकर, इसी का विरोध कर रहे थे। इसी अनुच्छेद के तहत कश्मीर की व्यवस्था ने तय किया था कि शेष भारत का कोई नागरिक अगर कश्मीर आएगा तो उसको परमिट लेना पड़ेगा, जैसे आप विदेश जाने के लिए वीजा लगवाते हैं पासपोर्ट पर। यह कमाल था अनुच्छेद 370 का, और इसी नियम को तोड़ते हुए विरोध दर्ज कराने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लखनपुर पोस्ट से जम्मू कश्मीर राज्य में भीतर घुसे। उन्हें गिरफ्तार किया गया, कैद करके उनको श्रीनगर ले जाया गया, और फिर वो वहां से जिंदा नहीं लौटे। तो कश्मीर के विषय में, अनुच्छेद 370 के विषय में चेतावनी लगातार दी जाती रही, उसे अनसुना किया जाता रहा। पार्टियां आई गईं, सरकारें आई गए, प्रधानमंत्री आए गए, हर तरह की सरकार इस देश ने देखी। एक गजब का कंसेंसस था। पूरी पॉलिटिकल क्लास में कंसेंसस था कि हमारे सेक्युलरिज्म की कसौटी और उसके लिए कितने अपवाद तय किए जाएं, कितने कंसेशंस दिए जाएं। अनुच्छेद 370 उसी की पराकाष्ठा बन के उभरा। इसलिए मैं मानता हूं कि अगस्त 5, 2019 को जब इस देश के नेतृत्व ने तय किया कि संविधान में यह अनुच्छेद नहीं रहना चाहिए, तो ये कोई अभूतपूर्व या अप्रत्याशित फैसला तो था ही, ये एक युग प्रवर्तक फैसला था, इपॉक चेंजिंग, इपॉक मेकिंग फैसला था। इसने पूरी दुनिया को ठिठक कर, उठ बैठकर देश को, भारत को उसका पुनर्आकलन करने पर मजबूर कर दिया
कि अगर इस देश में अब ऐसा नेतृत्व आया है जिसमें वो रीढ़ की हड्डी है, वो सामर्थ्य है, वो साहस है कि अनुच्छेद 370 पर इस तरह का फैसला ले सकता है, तो आगे न जाने क्या क्या होगा। इसलिए इस देश के पुनराकलन की, इसकी व्यवस्था की, इसके नेतृत्व के पुनराकलन की आवश्यकता महसूस पड़ी। जो लोग अभी भी संदेह कर रहे थे कि क्या ये सच में इतना भद्दा कानून था, क्या ये देश के हितों के इतना विपरीत था, उन्हें मैं बता दूं, पाकिस्तान इतना तिलमिलाया, 48 घंटे के अंदर उसने भारत के राजदूत को एक्सपेल किया पाकिस्तान से। अजय बिसारिया 7 अगस्त पूरा नहीं कर पाए वहां। पहले उन्हें कहा गया कि आप अब यहां वांछित नहीं है, यू आर नॉट वेलकम हियर एनीमोर, लेकिन उसके बाद उन्हें अपमानित करने के लिए एक्सपेल किया गया। और अगर मैं आपको संदर्भ दूं, भारत ने पाकिस्तान के राजदूत को संसद पर जब आक्रमण हुआ था तब भी एक्सपेल नहीं किया था। भारत का विमान कंधार ले जाया गया और उन आतंकवादियों का पाकिस्तान में सार्वजनिक अभिवादन हुआ, स्वागत हुआ, तब भी नहीं किया था। मुंबई पर हमला हुआ तब भी नहीं किया था। 93 में मुंबई के सीरियल ब्लास्ट हुए और सारे के सारे दाऊद इब्राहिम समेत लोग पाकिस्तान में शरण पा गए, तब भी नहीं किया था। पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ तब भी नहीं किया था। पुलवामा में अटैक हुआ तब भी नहीं हमने पाकिस्तान के राजदूत को यहां से चलता किया था। लेकिन हमारी संसद, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है जिस पर पुनर्विचार करने के लिए सक्षम है, अधिकृत है। वो अपने कानून, अपने संविधान में पूरी प्रक्रिया के साथ एक संशोधन करती है, तो पाकिस्तान हमारे राजदूत को एक्सपेल करता है। चीन, वो हमारा कितना बड़ा मित्र है आप जानते हैं, इस इशू पर 5 महीनों में 3 बार सिक्योरिटी काउंसिल गया, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। यह अलग बात है कि वहां उसे मुंह की खानी पड़ी, अपमानित होकर लौटना पड़ा। बाकी 4 देशों ने कहा कि यह सुरक्षा परिषद के मतलब की बात नहीं है। लेकिन इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, उनके हितों पर ऐसी चोट हुई अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने से, आप समझ सकते हैं। तो पूरे देश ने इस फैसले को सराहा, इस निर्णय का स्वागत किया। हम लोगों ने सोचा कि अब इस देश ने जो करवट ली है, इसने अपनी दिशा तय कर ली है और इसने अपना भविष्य तय कर लिया है। आगे हमें केवल धैर्य रखने की आवश्यकता है। अब हम यहां से सुधार की ओर बढ़ेंगे। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि अपना सामान कब बांधोगे, कश्मीर कब लौटोगे। अनुच्छेद 370 इतना बड़ा अवरोध था, वो हट गया है। तो मैं मुस्कुराता था, क्योंकि जो हुआ था वो केवल संसद में एक घोषणा हुई थी और राष्ट्रपति ने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। कश्मीर में धरातल पर जिहाद का शिकंजा अभी भी कसा हुआ था। वो वहां की नौकरशाही हो, वहां का मीडिया हो, वहां का एकेडेमिया हो, वहां की पुलिस हो, वहां की जुडिशरी हो, वहां की सिविल सोसाइटी हो, वहां की यूनिवर्सिटीज हो, वहां का एजुकेशन सिस्टम हो,
उन सब पे हुर्रियत के पैरोकार बैठे थे। एक एक करके उन्हें हटाना और वहां देशभक्त टिकाना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, सालों चलने वाली प्रक्रिया थी। क्योंकि अनुच्छेद 370 ने 70 साल का समय दिया था जिहाद को वहां जकड़ पकड़ने के लिए। तो एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत आवश्यक थी। दूसरी बात जो मेरा कहना था उन सब मित्रों से, और आज भी मेरा आग्रह है, कि इस देश ने हम किन परिस्थितियों में कश्मीर से निकले उसकी ईमानदारी से कभी पुष्टि नहीं की। हमें मानो बाढ़ पीड़ित या भूकंप पीड़ित जैसा मान लिया था। हमें माइग्रेंट कहते थे, प्रवासी। हमारा जाति संहार हुआ, सामूहिक नरसंहार हुआ, इसको मान्यता नहीं देते थे। जितने भी जघन्य अपराध हुए वो स्टैंड अलोन नहीं थे। अभी मानो जैसे अजय पंडिता जी को, सरपंच जो सोमवार के दिन जिनका बलिदान हुआ, उसे आप एक अकेली हत्या मान के नहीं टाल सकते। वो 30 सालों में होती आ रही हत्याओं की कड़ी में एक कड़ी और जुड़ गई है। और जब आप इसको इस चित्र में, इस बड़े चित्र में देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि जाति संहार क्या होता है, एक समुदाय का संहार क्या होता है। इसको अंग्रेजी में जेनोसाइड कहते हैं। आप उस जेनोसाइड को मानने को तैयार नहीं, उस पर लीपापोती कर रहे हैं, उससे आंखें मिचा रहे हैं। क्योंकि अगर आप जेनोसाइड की पुष्टि करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, उसको स्वीकारते हैं, तो फिर आप पर एक जिम्मेवारी आती है कि जिन्होंने ये काम किए, ये कृत्य किए, ये जेनोसाइड किया, उन पर मुकदमा चले, उनका दोष तय हो, उनको सजा मिले, और पीड़ितों को, सर्वाइवर्स एंड विक्टिम्स, इनको न्याय मिले। तो जब तक आप न्याय नहीं देते और न्याय देने से पहले कौन सा अपराध हुआ है उसकी पुष्टि नहीं करते, जेनोसाइड की, तब तक हमको किस श्रेणी में हाँक कर आप जम्मू कश्मीर ले जाएंगे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तीसरी बात, ऐसे बहुत से लोग थे कश्मीर घाटी में जो कहते थे, भैया हमने तो गोली नहीं चलाई, हमने तो आप पर अत्याचार नहीं किया। थे कुछ लोग जिनके पास कलाशनिकोव थी, जिनके पास बम थे, जो जिहादी संगठन चलाते थे, ठीक है, मानते हैं सभी लोगों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसे भी तो बहुत थे जो हमारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ये हिलें और कब इनके घरों पर कब्जे हों, कब इनके बाग लूट लिए जाएं, इनके खेत हथिया लिए जाएं, इनके मंदिर तोड़े जाएं, इनकी दुकानें लूट ली जाएं, इनके व्यापार जब्त कर लिए जाएं। एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्होंने हमारे जाति संहार का लाभ लिया। They became beneficiaries of our genocide. उनके पास आज भी हमारी जायदादें हैं, आज भी हमारी जमीनें हैं, हमारे मंदिरों पर अतिक्रमण है। जब तक ये लोग सजा नहीं पाएंगे, खुले घूमते रहेंगे, नेता माने जाएंगे, हम इन लोगों में जाकर के वापस बसने लायक होंगे? किस आत्मविश्वास से जाएंगे उन कातिलों में रहने? तो केवल अनुच्छेद 370 का हटा देना एक डिफैक्टो व्यवस्था को, एक औपचारिक व्यवस्था को खत्म करने जैसा था, लेकिन जो अनौपचारिक रूप से शिकंजा जमाए हुए थी उसको निकालना, हमारी परिस्थितियों को मानना कि किन परिस्थितियों में हमारा वहां से पलायन हुआ, हमें न्याय देना, हमारे लूटे हुए सामान की बरामदगी करना, उसको वापस लेकर के आना। क्योंकि वो लूटा हुआ सामान अगर आप उसका सुख भोगने देंगे तो एक इंसेंटिव बन जाता है कि चलिए
अगली बार जब मौका लगा फिर लूट लेंगे, क्योंकि लूटा हुआ सामान कोई वापस जब्त नहीं करता। ये सब प्री रिक्विजिट्स हैं हमारे वापस आने के, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि कुछ और होने लगा। जैसे अभी हाल ही में 31 मार्च को सरकार ने एक गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी की। उस गेजेटेड नोटिफिकेशन के तहत, अब मानिए 31 मार्च को पूरा देश लॉकडाउन में था, कोई सरकारी दफ्तर नहीं चल रहा था, कोई निजी दफ्तर नहीं चल रहा था, कोई वाहन नहीं चल रहा था, रेल, हवाई जहाज, बसें, ट्रक सब बंद थे, लोग घरों में बंद थे, बाजार बंद थे, सब कुछ बंद था। ऐसे में देश के गृह मंत्रालय ने यह गजेटेड नोटिफिकेशन जारी की कि कश्मीर में जो 15 साल से रह रहा है वही वहां का स्थायी निवासी माना जाएगा, डोमिसाइल सिटीजन। और वह डोमिसाइल सिटीजन, वो स्थायी निवासी, जम्मू कश्मीर राज्य की सभी सरकारी नौकरियों पर एकाधिकार रखेगा, आधिपत्य रखेगा, मोनोपोली रखेगा। मुझे समझ में नहीं आया, किसी ने मांगा नहीं था इसको, कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस देश में, जिस राज्य में 70 सालों से ज्यादा 370 अनुच्छेद की किलेबंदी रही, जिसको ढहाने में 70 साल लग गए, वहां आप 15 साल के डोमिसाइल की एक नई दीवार खड़ी कर देंगे। और देश जो अभी तक जम्मू कश्मीर राज्य में झांक भी नहीं पाया है पिछले 6 महीनों में, उसको आप फिर कश्मीर राज्य से बाहर निकाल करेंगे। आखिर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? यही प्रभाव होगा ना। और यदि सारी सरकारी नौकरियों में आपने एकाधिकार रख दिया 15 साल से जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उनका, ये तो बहुत बड़ी बात है। छात्रवृत्तियां तो फिर छोटी बात है, कल को शासन आएगा, कहेगा छात्रवृत्तियों पर भी एकाधिकार हो, एडमिशंस पर भी एकाधिकार हो, टेंडर्स के ऊपर, ठेकों को अप्लाई करने पर भी एकाधिकार हो, जमीन खरीदने पर भी एकाधिकार हो, दुकान खरीदने पर भी एकाधिकार हो। ये एकाधिकार डोमिसाइल्स के लिए अगर रिजर्व रख दिया जाता है तो ये रिजर्वेशन की लिस्ट देखते देखते बढ़ती जाएगी, और बढ़ती चली गई तो फिर 370 पिछले दरवाजे से वापस आ जाएगा। निकालने की क्या आवश्यकता थी? क्यों कर रहे हैं ये सब? 31 मार्च को जो नोटिफिकेशन आया उसमें हिंदुओं के बड़े हिस्सों को भी बेदखल कर दिया गया। केवल जम्मू में रजिस्टर्ड जो हिंदू विस्थापित हैं कश्मीर घाटी के, उनको यह हक दिया गया। जिन्होंने जम्मू से बाहर रजिस्ट्रेशन की वो, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं की, उन्होंने सरकारी आश्रय पर रहना मंजूर नहीं किया, अपने बूते रहे वो, इस सबको ठीक करने में 45 दिन लग गए। इस तरह की हरकतें हमने होते देखी हैं पिछले 1.5 महीने में। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये कमजोरी हम क्यों दिखा रहे हैं और कहां कहां दिखाएंगे। यही नहीं, 10 फरवरी को राज्य सरकार ने घोषणा की कि जिन पंचायतों में चुनाव नहीं हुए थे, जहां सरपंच नहीं चुने गए थे, जहां जिला अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, वहां चुनाव किए जाएं। 10 फरवरी को यह घोषणा की गई। 13, 15 और 17 फरवरी को शेड्यूल अनाउंस किया गया, कब नामांकन भरेंगे, कब वोटिंग होगी, कब काउंटिंग होगी, कब डिक्लेयर किए जाएंगे रिजल्ट। इस सब का शेड्यूल 17 फरवरी तक आप घोषित कर रहे हैं। 18 फरवरी को एकाएक कहते हैं चुनाव रद्द। क्यों भाई? कश्मीर में तो स्थितियां सामान्य थी, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं था, कहीं 144 नहीं थी। एकाएक ये कैसे हुआ? किसने कराया? तो याद पड़ता है कि साहब 8 फरवरी को
एक सज्जन है अल्ताफ बुखारी, महबूबा मुफ्ती के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक नई पार्टी की घोषणा कर दी है जिसका नाम है अपनी पार्टी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस से तोड़कर, टूटकर, निकालकर बाहर किए गए लोगों ने मिलाकर भानुमति का एक कुनबा जोड़ा है। संडे 8 फरवरी को ये कश्मीर में घोषणा करते हैं कि हमने पार्टी बना ली। 13 फरवरी को दिल्ली आ धमकते हैं प्रधानमंत्री इनके 24 लोगों के डेलीगेशन के साथ मिलते हैं, 1 घंटा मिलते हैं। 17 फरवरी को हमारे गृह मंत्री 2.5 घंटा मिलते हैं इस 24 लोगों के डेलीगेशन के साथ अल्ताफ बुखारी से, और अगले दिन 18 फरवरी को चुनाव टाल दिए जाते, कैंसिल हो जाते। 12 फरवरी को रॉ के भूतपूर्व अध्यक्ष अमरजीत सिंह दुल्लत कश्मीर जाते हैं चुपके से, फारूक अब्दुल्ला से मिलते हैं। 10 मार्च को उनकी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत 6 महीने की नजरबंदी बढ़ाई जाती है, लेकिन 13 मार्च को उन्हें रिहा कर दिया जाता है 3 दिन बाद। 1 हफ्ते बाद बेटे को भी रिहा कर दिया जाता है, उमर अब्दुल्ला को। और 31 मार्च को ये डोमिसाइल का नोटिफिकेशन आ जाता है। कश्मीर में अपने ही किए कराए पर पानी फेरने जैसा दिखाई देने लगता है। आप डोमिसाइल में कश्मीर के लोगों को कहते हैं कि जो 15 साल रह चुका वो यहां का स्थायी नागरिक होगा और उसके ऊपर विशेषाधिकार दिए जाएंगे। कश्मीर में नागरिकता का हक अगर सबसे पहले किसी को मिलना चाहिए तो वो उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने अपने परिवार के प्रियजन वहां खोए हैं। देश का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसने अपना बेटा, अपना भाई कश्मीर में भारत की रक्षा के लिए न खोया हो, खून न बहाया हो, अपने हाथ पांव, आंख, नाक न खोए हों। ऐसे लोगों का ध्यान नहीं है। पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवान जिनके चिथड़े उड़ा दिए गए, उनके परिवार का हक बनता है कश्मीर में नागरिकता का सबसे पहले। जिन्होंने जान हथेली पर रखकर राष्ट्रीय राइफल्स में 3-3 साल, 6-6 साल नौकरी करके सेना की वहां देश की हिफाजत की हो, उनका हक बनता है। यदि कश्मीर में विशेषाधिकार किसी को मिले तो सबसे पहले भारत मां के उन बेटों को मिलने चाहिए जिनके कारण आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है, और आप और मैं कह सकते हैं कि यह भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन उन्हें खुश करने के लिए यह नहीं बना, यह अल्ताफ बुखारी और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों का दिल जीतने के लिए बना, और ऐसे लोग आसानी से भुला दिए गए। और 15 साल की दीवार खड़ी कर दी गई। हां, उसमें एक प्रोविजन यह भी है कि जिस केंद्रीय सरकार के कर्मचारी ने वहां 10 साल काम किया हो वो भी अधिकारी है। आपको मालूम है केंद्र सरकार में काम करने वाले लोगों के जॉब ट्रांसफरेबल होते हैं। लगातार 10 साल कौन काम करता है? और कश्मीर में यदि किसी केंद्र सरकार के कर्मचारी का स्थानांतरण हो जाए, वो तो बेचारा साल भर क्या महीनों के अंदर अपना ट्रांसफर वापस कराने की जुगत में रहता है। 2 साल 3 साल निकाल लिए बहुत है। तो आप ये किसे मूर्ख बना रहे हैं कि 10 साल लगातार नौकरी अगर कश्मीर में कर ली तो आपको भी ये विशेषाधिकार मिलेगा? इस तरह के ऊल जलूल निर्णय 31 मार्च की उस गैजेटेड नोटिफिकेशन में दिखाई पड़े। पहली अनाउंसमेंट में तो सिर्फ लेवल 4 के जॉब्स बताए थे, लेकिन 3 दिन के अंदर ही 4 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन आती है कि सभी नौकरियों के ऊपर एकाधिकार होगा। ये कौन है जो सरकार को अपनी ही गजट नोटिफिकेशन पर पलटी मारने को मजबूर करता है 3 दिन के अंदर?
ये कौन सी कमजोरी है कि जब आप संसद में निर्णय की घोषणा कर रहे हैं कि कश्मीर में दो दो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लेकिन दूसरी सांस में आप ये कहने को मजबूर हैं कि हम इसको पुनः राज्य भी बना सकते हैं, इस पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। क्या आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रूटीन में सुबह शाम बनाते हैं, बदलते हैं? ये ऐसे सोच समझकर लिए गए फैसले हैं जो आदतन मौसम के साथ नहीं बदलते हैं। और जब आप इन्हें इस तरह बदलने की पेशकश करते हैं तो दुश्मन भाप जाता है कि आपके अंदर किस तरह का उहापोह चल रहा है, आप कितने टेंटेटिव हैं या आप कितने अडिग हैं इस फैसले पर। तब आप लगभग न्योता देते दिखाई पड़ते हैं कि आइए हम पर दबाव डालिए, हम शायद बदल भी दें, और वो दबाव आने शुरू हो जाते हैं। तो कश्मीर में सबसे बड़ी विकट समस्या यह है कि जो अभूतपूर्व फैसले अगस्त 5 को हुए, जिनके कारण यह देश एकाएक मानो बदल गया था एक नए नेतृत्व के अंदर, वो लगा कि फिर उसी पुराने ढर्रे पर दिल जीतने निकल पड़ा है जिहाद का, फिर से रियायतें देता दिखाई पड़ रहा है, फिर से डोरमैट की तरह बिछ रहा है, फिर से अपनी ही की हुई घोषणाओं को लीपापोती करके बदल रहा है, फिर से भारत को कश्मीर जाने से रोक रहा है। आप 15 साल का डोमिसाइल लगाएंगे, चलिए देश भर में डोमिसाइल है, पंजाब में 0 साल का है डोमिसाइल। अगर आप वहां रहते हैं और किसी तहसीलदार के पास, किसी सरपंच के पास जाकर के एक सर्टिफिकेट मांग लें कि साहब ये मेरा पता है, मैं यहाँ किराए पे रह रहा हूं, अपनी जगह भी नहीं है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे देगा, कभी भी दे देगा। छत्तीसगढ़ में 0 साल का डोमिसाइल है, मेघालय जैसे राज्य में 0 साल है, तेलंगाना में 0 वर्ष, उड़ीसा 1 वर्ष, दिल्ली, यूपी, बिहार 3 वर्ष, कर्नाटक, तमिलनाडु 5 वर्ष का डोमिसाइल है, आंध्रा 6 वर्ष का डोमिसाइल है, महाराष्ट्र 10 साल का डोमिसाइल। कश्मीर, एक नशेड़ी को आप रिहैब में लाए हैं, एक अल्कोहलिक को 5 अगस्त को निकाल के, और 31 अगस्त से आपने फिर उसको नशा देना शुरू कर दिया है। 15 साल का डोमिसाइल, सभी सरकारी नौकरियों पर एकाधिकार। बात गले नहीं उतरती। तो यह दिखाई पड़ता है कि मानसिकता नहीं बदली है। 5 अगस्त को एक निर्णय लिया गया था, वो शायद एक अजूबा था, इट वॉज फ्लैश इन द पैन, सपना था। ऐसा भय लगने लगता है और उसके नतीजे भी साफ दिखने लगे। मार्च के ही महीने में, अप्रैल के महीने में, सॉरी, डोमिसाइल मार्च के महीने में, डोमिसाइल आने से कुछ दिन पहले और फारूक अब्दुल्ला के छोड़े जाने के कुछ दिन बाद सोपोर में एनकाउंटर हुआ। 5 अगस्त के बाद जितने भी एनकाउंटर हुए थे, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई जलसे नहीं निकले, कोई जलूस नहीं निकले, लेकिन मार्च में सोपोर में एनकाउंटर हुआ। लॉकडाउन को तोड़ती हुई 1000 लोगों की भीड़ ने जनाजा निकाला फिर से। जो 5 अगस्त से पहले के वाकये थे वो रिपीट होने लगे। फिर से भारत विरोधी नारे, फिर से भारत विरोधी झंडे, फिर से जिहाद। तो कश्मीर में क्या हो रहा है इसके प्रति देश आगाह हो, सचेत हो, नेतृत्व से सवाल पूछे, सफाई मांगे। आज इसकी आवश्यकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि हम
इस बार चूके, इस बार कमजोरी दिखाई, तो फिर यह मुद्दा हाथ से निकल जाएगा। इस बार अगर हम दृढ़ नहीं रहे तो फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे। हमने कश्मीर में अपना बहुत खून बहाया है, बहुत बेटे खोए हैं, बहुत से सैनिक अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, बहुत से परिवार उजड़े हैं इस देश को बचाने, और उजड़ रहे हैं, और बलिदानों की कमी नहीं है इस देश में, लेकिन ये जाने व्यर्थ करने लायक नहीं है। एक एक जान कीमती है, और इसलिए हमें अपने नेतृत्व से, अपनी सरकारों से, अपनी व्यवस्था से यह प्रश्न पूछने पड़ेंगे, इस पर जवाब तलब करना पड़ेगा। कश्मीर पूरे देश का है, केवल कश्मीर का नहीं है, और पूरे देश का उसमें स्टेक दिखाई पड़े। एक एक देशवासी इस पर चिंता व्यक्त करे। आज उसका समय आ गया है। उसकी नीतियों पर, उनके निर्णयों पर महीन जांच हो, कड़ी नजर रखी जाए, कोई कोताही होने की गुंजाइश ना हो। आज इसकी आवश्यकता है। मैंने अपने समय से थोड़ा अधिक समय लिया, मुझे 45 मिनट बोलना था। आपने बहुत धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यदि आपके कुछ प्रश्न हो और वो बहुत कठिन ना हो तो मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आखिरी में कहा कि हमारी दृढ़ता और ये सरकार से हमें पूछना पड़ेगा, उनको जवाब देनी पड़ेगी। इससे हमारी आप क्या अपील करेंगे लोगों से जो ये वीडियो सुनेंगे आगे? कैसे पूछें? मतलब सिर्फ ट्विटर फेसबुक पे पूछने से और वहां भड़कने से हमारा कुछ होता नहीं है, और पता नहीं करें क्या हम लोग, हमारे हाथ में है क्या? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आज हमारा समाज ज्यादा कनेक्टेड है, ज्यादा जागरूक है, और हम सामाजिक संगठनों में जुड़े हैं, अपने सांसदों से, अपने विधायकों से, अपने राजनीतिक दलों से, अपने मीडिया से जुड़े हैं। हमें अपने सार्वजनिक विषयों पर, देश के विषयों पर रुचि लेना शुरू करना पड़ेगा। जब तक हम इसके प्रति उदासीन रहेंगे, इनकी उपेक्षा करते रहेंगे, हम वही पुराने 70 साल जैसे बीते हैं, ठोकरें खाते, खून बहते, उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो हमारा एक सजीव सजग लोकतंत्र है, इसमें बहस की गुंजाइश है, इसमें आलोचना की गुंजाइश है। हमारे नेताओं को केवल जय जयकार सुनने की आदत न पड़े, उनसे कठिन सवाल पूछे जाएं, उनके निर्णयों की बारीक छानबीन, निरीक्षण हो, और वो उत्तरदायी बने, इसकी आवश्यकता है। आज देश पर बहुत से खतरे मंडरा रहे हैं, लेकिन बहुत से खतरे आते हैं, जाते हैं। ये एक खतरा है जो 70 साल से बना हुआ है। इसने न सिर्फ कश्मीर से हिंदू समाज को विस्थापित किया है, आज देश भर में 500 से ज्यादा कश्मीर बन गए हैं, वहां से हिंदू विस्थापन हो रहा है। आप यदि रिलीजियस डेमोग्राफी को पढ़ना देखना शुरू करें, 2011 के सेंसस को देख लें, ऐसे 20 जिले हैं जहां से रिस रिस कर हिंदू सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर है, औने पौने में अपनी जायदाद, अपना घर, अपनी जमीन, अपना खेत बेचकर सुरक्षित स्थान पर, जहां अपनी मां बेटी की हिफाजत कर सके, जाने को मजबूर है। और यदि हम कश्मीर में दृढ़ता दिखाते हैं, पूरा मैसेज जाएगा देश भर में कि यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसा समाज जो शांति प्रिय है, निहत्था है,
अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा करके आश्रित है, वो इस प्रकार हिंसा का शिकार हो। मेवात के बारे में देख लीजिए क्या हो रहा है। आजमगढ़ की खबर आई है, देखिए क्या हुआ। केरल के मल्लपुरम में क्या हुआ, कर्नाटक के भटकल में क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ। कोविड का इलाज करने वाले डॉक्टर्स जान बचा के भागना पड़ा। ऐसे क्लस्टर्स पैदा हो गए हैं, वो हर शहर में है, दिल्ली में है। डोनाल्ड ट्रंप की नाक के नीचे दंगा हो गया, दिल्ली में कराया गया। लेकिन देश कमजोरी दिखाएगा। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रात 2 बजे मरकज जाके गिड़गिड़ाना पड़ेगा तबलीगियों के पास के, कृपया निकल आइए, हमें आपका इलाज करने दीजिए। जो काम एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल को डंडे बजा के करना चाहिए था, उसके लिए रात 2 बजे हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चिरौरी करने जाए, गिड़गिड़ाने जाए। शाहीन बाग में 200-400 लोग रास्ता घेर करके बैठ जाएं, हमारा गृह मंत्री कहे मेरे दरवाजे खुले हैं, आइए वार्ता कीजिए, और वो कहे नहीं, यहां आएगा गृह मंत्री, यहां आएगा प्रधानमंत्री हमसे बात करने, और 3-3 महीने वो बैठे रहें, पूरे शहर को अस्त व्यस्त करके बैठे रहें, लाखों लोगों के रास्ते रोक के बैठे रहें, और पूरे देश में शाहीन बाग कुकुर मुत्तों की तरह उगाए। हर शहर में एक शाहीन बाग का रेप्लिका खड़ा हो जाए। इस तरह की कमजोरी दिखाने से देश कितना चलेगा, कहां चलेगा, कैसे चलेगा? बिल्कुल सही कमेंट है सुशील जी। इसके लिए हमें, जैसे आपने कश्मीर का बताया, हमें थोड़ा सा अपना नजरिया इस्लाम की तरफ ले जाना पड़ेगा, सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम को ना देखते हुए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बिल्कुल आपका। जी नमस्कार सुशील जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक प्रश्न है आपसे, एक मिस्ट्री है जो कभी मैंने समझ नहीं पाया कि ये क्या मिस्ट्री हो सकती है। जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व रॉयल फैमिली जो है, हमने कभी आज तक उनको इतने सालों में आर्टिकल 370 के अगेंस्ट कभी बोलते हुए नहीं सुना। हरी सिंह सन डॉक्टर करण सिंह हमेशा चुप रहते हैं, संस्कृति और उर्दू की बात करते हैं। ये क्या फिनोमेना है, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज। जम्मू कश्मीर के महाराजा भारत में विलय चाहते थे, और नेहरू उनसे बात करने को राजी नहीं थे। उनसे कह रहे थे जब तक शेख अब्दुल्ला को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाओगे, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं करोगे, आपसे बात नहीं होगी। इसीलिए वो टलता रहा जब तक वहां आक्रमण नहीं हो गया। उसके बावजूद सेना की मदद नहीं भेजी जब तक शेख अब्दुल्ला प्रतिनिधि बन के आया नहीं महाराजा का। और जब अपमानित हुआ, इस तरह मजबूर किया गया, शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो पहला काम शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने किया, महाराजा हरि सिंह को निष्कासित किया राज्य से। He was exiled to मुंबई। अब दिक्कत यह हुई कि महाराजा को तो निष्कासित करेंगे, लेकिन महाराजा के बेटे करण सिंह को फुसलाकर अपनी ओर मिला लेंगे और उसको रबर स्टैंप बना देंगे। और वो रबर स्टैंप बने, वो सदर रियासत भी बने, वो गवर्नर भी बने, उनको केंद्र की राजनीति में कांग्रेस में भी ले आए, उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया। किस लिए? कि आपसे जो कहा जाए वही कीजिए। तो वो दिल्ली के जी हजूर हो गए, उनसे जो काम कराते गए वो करते गए। ऐसे में यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं 370 को लागू करना है, तो क्या मजाल इनकी कि उसका विरोध करने। और जब विरोध नहीं किया तो अब किस मुंह से उसका विरोध करेंगे? तब नहीं किया। ये वही डॉक्टर करण सिंह हैं जिन्होंने राज्य की ओर से
उस कॉन्स्टिट्यूशन पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें 370 डाला गया। उनके पिता महाराजा हरि सिंह को देश निकाला देकर डाला गया और इनको इसी शर्त पर बनाया गया द रीजेंट महाराजाधिराज कि अब वो कठपुतली महाराजा हैं, रबर स्टैंप महाराजा हैं। उनसे आप और क्या अपेक्षा करेंगे? कि जो आपने कहा कि 31 मार्च को जो हमारी भाजपा की सरकार ने फैसला लिया है जिसमें कि 15 वर्ष के स्थायी नागरिकों को ही सारे अधिकार और नौकरियां देने का फैसला हुआ है, क्या आपको लगता है कि देयर इज अ रोल दैट द बीजेपी इज प्लेइंग टू अपीज द सुशील जी, शायद प्रश्न ये था कि टू अपीज ईदर द कश्मीरी मुस्लिम्स और द मुस्लिम्स और समथिंग लाइक दैट, आवाज कट गई उनकी। देखिए, वो पूरे राज्य के लिए, पूरे राज्य के सभी स्थायी नागरिकों के लिए प्रावधान है डोमिसाइल का, लेकिन हमने ये देखा है कि 370 के तहत भी कश्मीर की व्यवस्था में 70% से ज्यादा नौकरियां घाटी के मुसलमानों को दे दी जाती थी। कश्मीरी हिंदुओं को नौकरियां मिलती ही नहीं थी, जम्मू के डोगराओं को नौकरियां नहीं मिलती थी, लद्दाख के बौद्धों को नौकरियां नहीं मिलती थी। लोगों को सुप्रीम कोर्ट आकर के चुनौती देनी पड़ती थी कि मेरिट लिस्टर्स को आप मेडिकल सीट्स एडमिशन नहीं दे रहे हैं, इंजीनियरिंग सीट्स में एडमिशन नहीं दे रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो व्यवस्था चाहे कैसी भी हो, लेकिन उन्होंने भेदभाव किया, तो इस डोमिसाइल एक्ट के तहत भी फिर से भेदभाव करेंगे। मुख्य उद्देश्य तो यही है कि कश्मीर में शेष भारत से लोग ना आने पाएं, और अगर ऐसी पाबंदी, ऐसा प्रतिबंध रहा तो देश का जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कश्मीर में, वो जनसंख्या के असंतुलन के कारण हो रहा है। वो कैसे ठीक होगा असंतुलन? अगर इस तरह के बाधाएं आप खड़ी करते रहे समस्त देश के लिए कश्मीर में, तो फिर किसको अपीज करेंगे और किसकी हिफाजत करेंगे? कैसे ठीक करेंगे समस्या को? उन्होंने क्वेश्चन अपना टाइप करके भेजा है सिद्धार्थ जी ने, बोल रहे हैं टू अपीज द डोगराज ऑफ हिंदू जम्मू रीजन। क्या उन्हें अपीज करने के लिए 15 साल का डोमिसाइल डाला है? अरे मुझे आप एक बात बताइए, डोगरा को तो 370 भी, तो 370 तो डोमिसाइल से भी बड़ा प्रिविलेज था ना। क्या मिला डोगरा को? मिला उसमें से कुछ? नहीं मिला। तो इस तरह के प्रिविलेजेस दिखाने का ऐसा है कि वो सबके सब एक ही जगह कॉर्नर हो जाते हैं। इसी शिकंजे को तो तोड़ने की आवश्यकता है सबसे पहले, वरना डोगराओं के पास तो 370 के तहत जितने प्रिविलेजेस थे उतने तो ये दे ही नहीं सकता डोमिसाइल। लेकिन क्या मिल गया उन 370 के प्रिविलेजेस से डोगरा लोगों को, जो अब ये डोमिसाइल लाके दे देगा? सामान्य बुद्धि का प्रश्न तो ये है कि डोगरा 370 के तहत भी तो प्रिविलेज थे, क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। वो भी हमारे साथ आके खड़े हो गए कि 370 हटाइए। और दूसरी बात, डोगरा हित या हिंदू कश्मीरी हित देश के हित से बड़ा नहीं हो सकता। जब तक जम्मू कश्मीर में भारत नहीं है, तब तक भले ही डोगरे हों या कश्मीरी हिंदू हों या सिख हों या कोई भी हो, जब तक भारत नहीं है तब तक वो देश सुरक्षित, वो प्रदेश सुरक्षित नहीं है। तब तक वहां कोई डोगरा सुरक्षित नहीं है, तब तक वहां कोई कश्मीरी हिंदू सुरक्षित नहीं है। चाहे कितना भी उनको कागजों पर लिख लिख के आप विशेषाधिकार देते रहो, वहां के धरातल पर जो स्थिति है उसको पहले सुधारना जरूरी है। आपने काफी कुछ बताया आज जो काफी ज्ञानवर्धक था। आपने बीच में एक बात कही कि 5 अगस्त को कुछ निर्णय लिए गए, लेकिन उसके बाद फिर से लगता है कि सरकार जो है उनको फिर से मनाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा क्या है जो ये बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, जिसकी वजह से वो उस सरकार को, पता नहीं किसको, लेकिन जिसको भी मनाना पड़ रहा है, या वो ऐसे इस तरह से उनको ऊपर दबाव डाला जा रहा है? तो वो क्या दबाव है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? यही पूछना पड़ेगा, सबको मिलकर पूछना पड़ेगा। आप पर दबाव ऐसा क्या है भाई? आप किस दबाव में काम कर रहे हैं? अब देखिए ना, अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को रात को 2 बजे खुद जाना पड़ रहा है मरकज,
ये कौन सा दबाव है? अगर दंगाइयों के पीछे जाके कहना पड़ रहा है कि इंतजामिया आपको तहफ्फुज देगा, अल्लाह ताला के फजल से अमन होगा, आप बेफिक्र रहें, ये उन लोगों के बीच जाके कहना पड़ रहा है जिन्होंने उस आईबी के अंकित त्यागी को चाकुओं से गोद गोद के मार दिया था, जिस आईबी के आप स्वयं अध्यक्ष रहे, डायरेक्टर रहे डोवल साहब। प्रॉब्लम यहां है, कौन सा दबाव है? हम भी यही पूछ रहे हैं कि जब 5 अगस्त को आपने ऐलान कर दिया कि साहब हमारे पास अधिकार हैं, हम सार्वभौम शक्ति हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में, हमारे संविधान में क्या कानून रहे क्या न रहे, और ये हमारा अंत है, इसमें पाकिस्तान, चीन या दुनिया में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है, हमने फैसला किया ना, सबको बताया, बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये कौन सा दबाव था कि हम 27 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट उनको बटोर के इकट्ठा करके लाए और कहा चलो आपको कश्मीर घुमाने ले चलते हैं, आपको डल पे बोट की राइड कराते हैं, आपको वहां डेलीगेशन से मिलाते हैं। आपका अंदरूनी मामला है तो ये अंदरूनी रहेगा ना। आपके अंदरूनी मामले में आप बुला बुला के यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को झांकने देंगे? आप देश में बैठे राजदूतों के 2-2 बैच ले जाएंगे कश्मीर में अंदरूनी मामले में झांकने के लिए? तो क्या कीमत रह जाएगी इस बात की कि यह देश का अंदरूनी मामला है? कौन सी कमजोरी है? आप मुझे बताइए, क्या आपको इसमें विडंबना नहीं दिखती है, विरोधाभास नहीं दिखता है? नमस्कार सुशील जी। आपने डोमिसाइल के बारे में जो भी जानकारी दी, ये मेरे लिए बिल्कुल नई जानकारी थी। पहले मैं इसको एक दूसरे नजरिए से देखता था, आज आपने काफी ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन दी है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि whether we have to support it or we have to just go against it। और अगर हमें इसके अगेंस्ट में जाना है तो हमें क्या इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, कुछ ऑर्गेनाइज वे में हमें इसके प्रोटेस्ट करना चाहिए, या हमें आगे की रूपरेखा क्या करनी चाहिए इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि इस पर प्रश्न खड़े करने चाहिए। अब आप सोचिए, 31 मार्च को लॉकडाउन है, ये चोरी छुपे दुनिया में लॉकडाउन है, पूरे देश में लॉकडाउन है, कोई दफ्तर नहीं चल रहा, चाहे सरकारी हो या निजी हो, कोई दुकान नहीं खुली है, हवाई जहाज बंद है, रेलगाड़ियां बंद हैं, बसें बंद हैं। ये किसके कहने पर आप कर रहे हैं? और चोरी छुपे गैजेटेड नोटिफिकेशन आ जाता है। किसी ने मांगा नहीं था, कोई डिमांड नहीं थी, कोई जुलूस नहीं निकला था, कोई हाय तौबा नहीं थी। आप 15 साल का डोमिसाइल खड़ा कर देते हैं। 31 मार्च को जो नोटिफिकेशन आती है उसमें लेवल 4 की नौकरियां हैं। 4 अप्रैल को जो नई नोटिफिकेशन, रिवाइज नोटिफिकेशन आती है, वो कहते हैं पिछले में अमेंडमेंट है, नॉट लेवल 4 बट ऑल जॉब्स। 31 मार्च के नोटिफिकेशन में कहते हैं ओनली दोज कश्मीरी हिंदूज हु रजिस्टर्ड इन जम्मू, जिन्होंने जम्मू के बाहर रजिस्टर किया उनका पता नहीं, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया उनका पता नहीं। ये किसके दबाव में हो रहा है? ये पूछने की हमारी अधिकार तो है ना। और ये आप हमको दे रहे हैं ये कहने के लिए तालियां बजाइए, बहुत बड़ी बात कर दी हमने। अब हमने, आप देखिए, कह रहे हैं कि हमने रेफ्यूजीज के लिए, गुरखा के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए, दलितों के लिए बहुत बड़ी बात कर दी। वो सारी बड़ी बात तो 5 अगस्त को हो ही गई थी, जब आपने कश्मीर के सारे नागरिकों को देश के बराबर लाके खड़ा कर दिया था। अब वो बराबर के अधिकारी थे। अब देश की रिजर्वेशन वहां लागू होती थी दलितों के लिए भी। अब वहां कोई विशेषाधिकार नहीं था किसी समुदाय के लिए। वो सारे जितने भी अपवाद थे, जितनी भी खामियां थीं, वो आपने 370 हटाकर, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, प्रिविलेजेस हो, एक्सेप्शंस हो, वो सब आपने दूर कर दिए थे। ये 15 मई को नया ढोल पीटने की क्या आवश्यकता थी कि अब हमने 15 साल का डोमिसाइल देके इसको भी एम्पावर कर दिया, उसको भी एम्पावर कर दिया? या आप झूठ बोल रहे हैं? वो एम्पावरमेंट हमको 5 अगस्त को मिल गई थी।
डोमिसाइल से आपने वहां की व्यवस्था पर काबिज जिहादियों को एम्पावर किया है और लॉलीपॉप हमें दे रहे हैं कि देखिए साहब, आप भी ताली बजाइए, आप भी एम्पावर हो गए। हम तो इस तरह 370 में भी हम एम्पावर थे, इससे ज्यादा एम्पावर थे, तो हम क्यों मांग कर रहे थे 370 हटने की? इसलिए क्योंकि हमारी एम्पावरमेंट में देश एम्पावर नहीं होता, देश कमजोर होता था। जब तक पूरा देश एम्पावर नहीं होगा, हम अपनी एम्पावरमेंट का कुछ नहीं कर पाएंगे। If India is strong in JNK, only then we will survive in JNK. If India doesn't survive in JNK, our privileges mean nothing. ये हमको क्लियरली समझना पड़ेगा। मूलतः एक ही प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार मुझे झंझोड़ रहा है और कुछ हद तक वो उठाया भी गया है कुछ दूसरे श्रोताओं द्वारा, पर फिर भी मैं आपसे पुनः वो प्रश्न आपके सम्मुख रखता हूं। आपके विचार में ये जो 31 मार्च को नोटिफिकेशन आया गैजेट का, इसके पीछे क्या कोई विदेशी ताकतों का हाथ है? ब्रिटेन का, यूरोपियन पावर्स का, अमेरिका का, जो एक्स इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, जो कॉलोनियल पावर्स हैं, एक्स कॉलोनियल पावर्स हैं? मैं नहीं मानता जी। अच्छा, एक तो ये प्रश्न था मेरा, आप नहीं मानते। दूसरी बात, फिर ये मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये पावर्स खुद जी बोलिए। हाँ जी, दूसरा प्रश्न ये है कि अगर ऐसा हुआ है, और मुझे बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल ये अच्छी तरह से समझ आ गया है ये कि ये इट इज अ काइंड ऑफ वोल्टी फेस, कि जो आर्टिकल 370 की स्क्रैपिंग ने अचीव करना था, ये तो उसको बिल्कुल ही व्हाइट वॉश कर देगा। इट इज गोइंग टू डिफीट द पर्पस ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आप एक कदम आगे चल के 2 कदम पीछे हट रहे हैं। हाँ जी हाँ, और इसमें मैं विदेशी ताकतों को दोष इसलिए नहीं दूंगा बिल्कुल भी। देखिए, हम लोग विदेशी ताकतों के माथे ये नहीं मढ़ सकते। मुझे याद है 5 अगस्त को जो हमने फैसले किए, कश्मीर को, जम्मू कश्मीर राज्य को, और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हमने बांटा। लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बनाया। चीन गया सुरक्षा परिषद में, एक बार नहीं 3 बार गया 5 महीनों में, खाली हाथ लौटा, अपमानित होकर लौटा। तो विदेशी ताकतें आपके साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान गया, गुर्राया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक बयान दिया कि हम अलग थलग पड़ गए हैं। ये हमारी डिप्लोमेसी की जीत थी, हमारे नेतृत्व की जीत थी, हमारी राजनीति की जीत थी, हमारे सुरक्षा बलों की जीत थी। 9 महीने कश्मीर में एक नागरिक सुरक्षा बलों की गोली से निर्दोष नागरिक नहीं मारा गया। स्कूल कॉलेज खुले, बाजार खुले, दफ्तर चले। जब तक लॉकडाउन नहीं आया सब कुछ सामान्य चल रहा था। अखबार बढ़ रहे थे, टेलीविजन चैनल्स चल रहे थे। शाहीन बाग में हमारी कमजोरी आप विदेशी ताकतों के मत्थे मढ़ेंगे? इन 200-400 सिरफिरों को दिसंबर के महीने में 3 फायर टेंडर्स लगा के पानी की बौछार मारनी थी। हम किस मुगालते में थे कि ये शाहीन बाग का तमाशा खड़ा करके दिल्ली चुनाव जीत लेंगे? न माया मिली न राम। आपने उस शाहीन बाग का मैकडोनाल्डाइजेशन होने दिया। जैसे मैकडोनल्ड्स के आउटलेट खुलते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, तमिलनाडु के कोयंबटूर में शाहीन बाग का रेप्लिकेशन हो गया। यहां मेरे घर के बाहर हो गया। दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा शाहीन बाग शुरू हो गए। और ये देश खड़ा खड़ा बेबस देखता रहा कि रास्ते रोके जाएंगे। आप उन रास्ते रोके जाने का विरोध करोगे तो दंगे कराए जाएंगे।
आप गिड़गिड़ाओगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेगा कि आइए बैठिए, 4-4 घंटे बैठ के बात करेगा, सुप्रीम कोर्ट वहां पर अपने नुमाइंदे भेजेगा, जरा पूछो, मिजाज कुर्सी करो। वो बिना परमिशन के एक पब्लिक स्पेस में रास्ता रोक के बैठे थे। कोई हक नहीं बनता था उनको इस तरह प्रोटेस्ट करने का, और आपने वो 3 महीने 3.5 महीने चलने दिया। आप तो तब भी नहीं उठाते, तो कोविड की वजह से उठना पड़ा इन लोगों को। ये कौन सी लाचारी है? कौन तय करेगा इस देश को कब लाचार होना है, कब बेबस दिखाई पड़ना है? मेरे 2 क्वेश्चन थे, एक आर्टिकल 370 से रिलेटेड था और एक जनरल कश्मीर से रिलेटेड था। आर्टिकल 370 के बारे में हम ये बहुत सुनते हैं कि जब ये लाया गया तब देयर वाज नो सिटिंग असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके अप्रूवल के बिना ये पूरा एब्रोगेशन हुआ और ये ट्राइफर्केशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, विच अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन सम पीपल से कि इट इज नॉट एथिकल। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जो जब से ये एब्रोगेशन हुआ 370 का, तब से देयर इज अ इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट which has happened in Kashmir. इंटरनेट सर्विसेज चल नहीं रही है, देयर communication problems है, तो how much this is justified? जी विक्रांत जी, मैंने आपके दोनों प्रश्न बहुत ध्यान से सुने। पहली बात, अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का अनुच्छेद है, ठीक है जी। भारत के संविधान में क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमारी संसद का विशेषाधिकार है, ये देश की विधानसभाओं में तय नहीं होता है। हमारे संविधान में क्या होगा ये हमारी संसद तय करती है। ये हमारी संविधान सभा ने डाला था संविधान के अंदर। संविधान सभा के निरस्त होने के बाद संविधान सभा के अधिकार हमारी संसद के पास आ गए। हमारी संसद ने 100 से ज्यादा बार अपने संविधान का संशोधन किया है। एक संशोधन और कर लिया। ये हमारी संसद का विशेषाधिकार है। हमारे देश के संविधान में क्या होगा ये किसी प्रदेश की विधानसभा तय नहीं करती है। तो किसी को ये उल्टी गंगा बहाने का अधिकार नहीं है, नंबर 1। लेकिन फिर भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय इस पर विचार करेगा, निर्णय देगा, जब आएगा तब देखेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि वहां से समाचार नहीं आ रहे थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहां कुछ समय के लिए फोन सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, इंटरनेट सर्विसेज कुछ ज्यादा देर के लिए नहीं थी। कुछ 99 पुलिस स्टेशन में से कोई 7-8 पुलिस स्टेशन परिधि था, 25-30 जगह शायद 144 थी, वो भी कुछ हफ्तों में सामान्य हो गई। टेलीफोन सर्विसेज महीने भर में आ गई, 2-3 महीने में इंटरनेट आ गया, स्कूल कॉलेजेस खुल गए, बाजार खुल गए, घर दुकान दफ्तर चलने लगे। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कश्मीर में जो परिस्थितियां थीं और जिन परिस्थितियों की चेतावनी दी गई, धमकी दी गई कि कश्मीर में तिरंगे को ढोने वाला नहीं मिलेगा, अगर हाथ लगाया तो हाथ ही नहीं पूरा जिस्म सुलझ जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। कुछ नेताओं ने कहा पूरे देश में आग लग जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में आप एहतियातन कदम उठाते हैं और ये एहतियातन कदम देश भर में जगह जगह सरकारों ने समय समय पर उठाए हैं।
क्योंकि अधिकारों से, स्वतंत्रता से भी ज्यादा कीमती इंसानी जानें हैं। लाइफ टेक्स प्रीसिडेंस ओवर लिबर्टी ऑलवेज एंड एवरी टाइम। यदि आपको जानों की हिफाजत करनी है, निहत्थे नागरिकों की हिफाजत करनी है, और उसके लिए कुछ समय तक अधिकारों को निलंबित करना पड़े, तो वो उचित भी है, संवैधानिक भी है, और ये प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में भी है। और कश्मीर में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसकी पूरी पूरी गुंजाइश थी, क्योंकि आप जानते हैं कश्मीर में क्या चल रहा है। 30 साल पहले अगर इन सब स्टेप्स का 10% बिल उठाया गया होता ना, तो हम लोग कश्मीर में अपने घरों में होते। तब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी। भेड़ियों के हवाले कर दिया था वहां के हिंदू समुदाय को, जिन्हें फिर सब कुछ लुट पिट कर, मार खाकर बाहर निकलना पड़ा। इंसानी जानें बचाने के लिए इस तरह के कदम जरूरी हैं, और ये बहुत अच्छा हुआ कि उठाए गए। सुशील जी, और जब जब ऐसी परिस्थितियां होने की आशंका होगी, उठाए जाने चाहिए। 2 प्रश्न आ रहे हैं लिखे हुए, वो बोलना नहीं चाहेंगे, तो सिमिलर तरह के सवाल है। व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन राम माधव ऑफ आरएसएस एंड अल्ताफ बुखारी? आर कश्मीरीज हैप्पी विद दिस? दूसरा सॉर्ट ऑफ रिलेटेड है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कि क्या बीजेपी और आरएसएस को कश्मीर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर ये सिर्फ बीजेपी के इलेक्टोरल गेन्स के लिए हो रहा है, फॉर डिसीजंस टू प्रोटेक्ट जितेंद्र सिंह एंड निर्मल सिंह? सो अगर आप दोनों सवाल इकट्ठे लेना। जिन महानुभावों के नाम लिए, उनके आपस में क्या रिश्ते हैं, कैलकुलेट करना चाहूंगा, ना सार्वजनिक रूप से, क्योंकि हम लोग व्यक्तियों को डिस्कस ना करें, हम लोग इश्यूज डिस्कस करें। उनकी आपस में कितनी यारी दोस्ती है, क्या लेन देन है, वो जाने। मुझे उसमें ना कोई रुचि है, ना ये हमारा विषय होना चाहिए। दूसरी बात, कितनी समझ है कश्मीर के विषय में संघ में और भाजपा में, मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं। पूरे देश में 370 अनुच्छेद पर जन जागरण का काम यदि किसी एक राजनीतिक दल ने किया, या किसी एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन ने किया, तो वो बीजेपी और आरएसएस हैं। जिन्होंने कभी संविधान की पुस्तक उठा के नहीं देखी, उनको आप नींद से जगा के पूछो कि 370 यानी, तो वो बता देगा जम्मू कश्मीर। जब इतना मेहनत की, तो फिर क्या मजबूरी है, क्या नासमझी है, या क्या स्वार्थ है, या क्या भ्रम है, क्या कहा जाए। मुझे लगता है कि जब आप विमर्श की गुंजाइश नहीं रहने देते, निर्णय लेने की प्रक्रिया में जब विमर्श नहीं रहता, जब बहुत छोटे से दायरे में सिमटे हुए लोग अपनी कभी कभी अपने पूर्वाग्रहों के कारण निर्णय ले लेते हैं, या अपनी क्षणिक लाभ हानि के मोल तोल में निर्णय ले लेते हैं, तो देश को वो बहुत महंगे पड़ते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। मैंने ऐसा सुना है सुशील जी पहले, कि जैसे आपने अभी सिग्नल किया
कि इनफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है कश्मीरी हिंदू कम्युनिटीज की इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। 370 हटाने के केवल नहीं मगर इन सारे दशकों में एक रिप्रेजेंटेशन नहीं रही है, और जहां रही है वहां पर भी मन मुटाव चलता रहता है। ऐसा सुनने में आता है कि हैंड पिक लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, और ये कहां तक सत्य है? नहीं, ये बात ठीक है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में एक ढर्रा चल पड़ा है। जो वाहवाही करते हैं, ताली पीटते हैं, गुणगान करते हैं, वो कृपा पात्र हो जाते हैं, उन पर कृपा बरसती है। तो फिर वो ठाकुर सुहाती बात कहते हैं, जो आपको पसंद आए वही उनके मुंह से निकलता है। वो आपका चेहरा पढ़कर भांपने की कोशिश करते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के जमावड़े में से किस तरह के निर्णय निकलेंगे, उसकी एक आपको मिसाल मिल गई है, देख रहे हैं आप। मेरा प्रश्न था कि जिस प्रकार से जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो किसी भी तथ्य के बगैर सीए का जिस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रही है, क्या हमें भी सरकार को जगाने के लिए इस प्रकार का प्रोटेस्ट करना चाहिए क्या, या इस प्रकार की कोई योजना बनानी चाहिए क्या समाज को? जी देखिए, समाज को जब तक इसमें रुचि नहीं लेगा, इन विषयों में अपनी चिंता व्यक्त नहीं करेगा और देश के हित के साथ समर्थन में खड़ा नहीं होगा, देश के शत्रुओं के विरुद्ध आवाज बुलंद नहीं करेगा, तब तक लोगों को यही दिखता रहेगा कि ये एक तरफा लड़ाई है, जिसमें एक तरफ वो लोग हैं जो जिहाद के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उदासीन हैं और इन सब विषयों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, अपना खाने पीने में, मौज मस्ती में, खाने कमाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा गुट भी अपनी मनमानी करा ले जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा हाल ही में जितने भी फैसले हुए हैं, वो जब हिसाब किताब नहीं मांगा तब तक नहीं हुई। और लोकतंत्र का तो तकाजा यही है। आप 5 साल में एक बार वोट देके सोने चले जाएं कि अब सारी जिम्मेदारी उनकी जिनको वोट दिया, तो फिर कैसे चलेगा? वो तो मनमानी करेंगे, वो दिल कट कॉर्नर्स, वो तो शॉर्टकट ढूंढेंगे और शॉर्टकट्स में लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। तो सुशील जी से ही मेरा सवाल है। इनकी बातों को तो मैं बहुत सुनता रहता हूँ, यूट्यूब भी देखता रहता हूँ, बट इस बार जो उन्होंने कहा उससे थोड़ा मुझे काफ़ी तकलीफ हो रहा है। मैं बीजेपी को अभी सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि जो भी एक गवर्नमेंट काम कर रही है, डेफिनेटली हर एक गवर्नमेंट की एक कंपल्सन्स होती है एंड वी शुड गिव अ टाइम दैट दे नो द बेस्ट। यदि हम लोग इसी तरह से क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपके कहने के बाद तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए, और जो 70 साल तक होता रहा अभी भी वही होगा। इफ दैट इज व्हाट वी वांट देन वी शुड क्रिटिसाइज। भाई लेट अस गिव देम अ चांस, लेट देम डू व्हाटएवर बेस्ट दे कैन डू इट। कंपल्सन तो हर जगह है, 50 प्रॉब्लम्स है, अब किसको जाकर के गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है। तो मेरा सवाल यही है कि यदि ये गवर्नमेंट चली गई तो 370 के आने के कितने चांसेस हैं? प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स टू दिस। मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हमारे प्रधानमंत्री का कोई विकल्प अभी मौजूद है तो कृपया उसको वोट दीजिए, या इस सरकार का विकल्प ढूंढना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा जो आप सुझा रहे हैं कि चलिए साहब अगली बार कांग्रेस को वोट दीजिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपनी आंखें फोड़ के बैठ जाइए, अपने कान बंद कर लीजिए, तेल डाल के सो जाइए कानों में। आपने वोट दे दिया, जिता दिया, अब वो काला सफेद जो करे सब मंजूर है।
मतलब इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में कोई और ऑप्शन दिखता ही नहीं आपको कि या तो कांग्रेस को वोट दे दें, उस कांग्रेस को वोट देने जिसने पिछले मैनिफेस्टो में लिख करके कहा था कि हम 370 को डिफेंड करेंगे, 370 बनाए रखेंगे, या फिर इन लोगों की हर लीपापोती को सर आंखों पे रख के कहें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। 6 साल हो गए ना इस सरकार को। मुझे बताइए, एक रोहिंग्या को निकाला है जम्मू से, क्या मजबूरियां हैं? क्या मजबूरियां हैं कि रोहिंग्याओं के पास आधार कार्ड आ गए हैं, बैंक अकाउंट खुल गए हैं। हर बात पर लीपापोती करके कहना कि या तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा वरना यहां दंडवत होकर के डोरमैट हो जाऊंगा। मतलब इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कोई मानसिकता, स्वस्थ मानसिकता है कि मैं सरकार की कामों पर नजर ना रखूं, उनसे जवाबदेही ना मांगूं, उनके काम में और सुधार कैसे हो सकता है इस पर चिंता ना करूं, उनकी गलतियों पर उनको टोकूं ना। गले में एक ढोल लटका करके भांड बन जाऊं और उनके गीत गाता फिरूं। केवल यही एक ऑप्शन है, वरना कांग्रेस को वोट दे दो। ये कमाल है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में हम लोग अपनी जो मेंटल फैकल्टीज हैं, हमारी जो वैचारिक क्षमता है, हमारी जो आलोचनात्मक क्षमता है, हमारी जो काम करने की क्षमता है, हम सरकार के समर्थन में खड़े हो ना। 5 अगस्त को जो सरकार ने किया, पूरा देश समर्थन में उठ खड़ा हुआ। पूरा देश इस सरकार के साथ खड़ा है। वो कहते हैं बालकनी में निकल के ताली बजाएं, थाली बजाएं, बजाते हैं, दिया जलाएं, जलाते हैं। लेकिन अगर कोई सरकार अंधेरे में चोरी छुपे कोई ऐसा काम करती है जो देश के लिए घातक है, तो उसमें क्या करेंगे आप? आंख पे पट्टी बांध के बैठ जाएंगे? उसको नजरअंदाज कर देंगे? उस पर प्रश्न नहीं पूछेंगे? अपने नागरिक होने का दायित्व नहीं निभाएंगे? वोटर को बंधुआ नहीं होना चाहिए किसी का। आप जब तक सजग हैं तो देश के हित सुरक्षित हैं। नमस्ते सुशील जी। अरे रिंकू जी नमस्ते, कैसी हैं? Excellent, Sushil ji. Thank you. My question is regarding the role of the army in Jammu and Kashmir, especially the 2 initiatives, WAM and Sadbhavna. So how would you gauge the success of these missions? Is it just that it's a one-sided initiative, or is there a real changing of hearts and minds in Kashmir towards the Indian Army or towards our country? देखिए, we will have to, this is a very, very important and very relevant issue. I have known people who have led these missions from the front. I have interacted with General Hasnain. I have read a lot about his initiatives, and I have also dealt with people before and after him who worked in the valley and made amazing contribution. Army security forces कश्मीर में मदद पहुंचाने का, दिल जीतने का जो काम करती हैं वो अभूतपूर्व है। लेकिन इसके साथ साथ
हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसका गलत फायदा वो लोग ना उठाएं जो हमें जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। अब किसको गर्व नहीं होगा अपनी उस सेना पर जिसने कश्मीर में जब बाढ़ आई थी, मैंने वो फोटोग्राफ्स देखे हैं, छाती तक डूबे हुए जवान, हेलमेट पहने हुए, बंदूक अपनी गर्दन पर लटकाए हुए, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन कम नहीं हुआ था तो उसको पूरी अपनी वर्दी में अपने अस्त्र शस्त्र के साथ लैस होना पड़ता था, लेकिन डिंगी में जगह नहीं है तो वो पानी में, छाती तक के पानी में खड़ा होकर के लोगों को खींच कर बाहर ला रहा था डिंगी में, औरतों को, बच्चों को दूध बांट रहे थे। कौन नहीं अपनी ऐसी आर्मी पर गर्व करेगा? क्रिकेट मैचेस कराए, टूर्नामेंट कराए, भारत दर्शन कराए, सैनिक स्कूल खोलकर पढ़ाए लिखाए, यूपीएससी की ट्रेनिंग कराए, खेलों की ट्रेनिंग कराए, मेडिकल मिशंस, सेहत का ध्यान रखे, एम्प्लॉयमेंट दे। लेकिन उन्हीं डिंगीज को जब डिफ्लेट किया गया, पत्थर मारे गए, अटैक किए गए, तो हमने वो वीडियोस भी देखे कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, बंदूक भी है, हेलमेट भी है, उसको लाते और घूसे पड़ रहे हैं, उसको गालियां और थूकें पड़ रही हैं, और उसको ये आदेश है कि वो टोके भी ना, वो चेतावनी भी ना दे, वो उस बेइज्जती को सहता हुआ सर झुका के निकल जाए। ऐसा क्यों मजबूर कर दिया हमने उसको? क्यों हमारे अफसरों पर एफआईआर होने दी गई? क्यों एसओपी फॉलो करने वाले जवान और जेसीओ को कोर्ट मार्शल करके जेल में डाला गया? क्यों हमारे सबसे बड़े नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, जो सबसे ऊंचा फौजी था, उसको पब्लिकली माफी मंगवाई गई? दिल जीतने, चुनाव जीतने, वोट लेने के लिए आप क्या क्या करेंगे, कहां तक जाएंगे, इसकी मर्यादा तय होनी चाहिए। जिन राजनीतिज्ञों को, इस लोगों के चीथड़े उड़े पुलवामा में, कश्मीर में 3 भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उनके शवों पर एक फूल चढ़ाने एक भी नहीं आया। दिल्ली से हमारा गृह मंत्री गया उनके शव रिसीव करने श्रीनगर। ऐसे के साथ आप भाव करके उनको जेलों से छोड़ रहे हैं, इनके भरोसे आप कश्मीर में लोकतंत्र करेंगे? ऐसे दिल जीतेंगे और उनको लैंप पोस्ट बनाकर दिल जीतेंगे? अभी महीना भर पहले आर्मी की गाड़ियों का तोड़ते हुए, बंदरों की तरह उस पर लंगूरों की तरह कूदते हुए दिखाई पड़े लोग। हिम्मत कैसे पड़ती है इस देश की सेना पर इस तरह आघात करते हुए कश्मीर में किसी की? 8 महीने तक ऐसा नहीं होने दिया गया, लेकिन अप्रैल के महीने में यह वीडियो देखा हमने। एनकाउंटर के बाद क्या किया गया उस व्हीकल का? ये इस वजह से होता है क्योंकि आप हाथ बांध देते हैं। से एक छोटा सा सवाल पूछता हूं और मेरे ख्याल वो इस बात का पूरा जवाब होगा। हमारी सरकारें गाहे बगाहे ये बार बार अनाउंस करती हैं, छतों से अनाउंस करती हैं कि हमने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। ऐसा आपने भी सुना होगा, वी हैव गिवन देम अ फ्री हैंड। अरे आपने फ्री हैंड देना है या नहीं देना है, ये आपके और आर्मी के बीच में है। ये आप आर्मी को बोलिए। हम
अगर आप हमसे झूठ बोल, ये सरकार झूठ बोल रही है हमें फ्री हैंड नहीं दिया है, तो हमें बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये धरातल पर दिखना चाहिए कि आर्मी को फ्री हैंड है कि नहीं है। ये हमें इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें मालूम है आर्मी को फ्री हैंड नहीं है, हमें इससे गुस्सा आता है, तो उस गुस्से पर पानी छिड़कने के लिए आप देश भर में बोलते फिरते हैं कि वी हैव गिवन आर्मी अ फ्री हैंड, ताकि हमारा गुस्सा ठंडा हो सके। और आर्मी एक डिसिप्लिन फोर्स है, वो कभी आपकी बात नहीं काटेगी सार्वजनिक रूप से, और आप देश को मूर्ख बनाते चले जाएंगे। आपके आर्मी को जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके और आर्मी के बीच में रहने चाहिए। आप हमें आकर के न बताएं कृपया कि आर्मी को कितना फ्री हैंड है। और हमारा गुस्सा ठंडा करने के लिए कोई कार्रवाई करने की मजबूरी नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई की जरूरत है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। देश के गुस्से को कम करने के लिए कृपया ये स्ट्राइक वो स्ट्राइक न करें। जब तक आप ये स्ट्राइक वो स्ट्राइक गुस्से को ठंडा करने के लिए करेंगे, तब तक आप डिफेंसिव कार्रवाई करते रहेंगे, रिएक्शन की कार्रवाई करते रहेंगे। आपको वहां एक ऑफेंसिव कार्रवाई करने की जरूरत है, बॉर्डर के बाहर भी, बॉर्डर के भीतर भी। एक तरफा रमजान के सीज फायर करने से समस्या नहीं जाएगी। ऐसे ऐसे प्रयोग करने से कश्मीर इस हालत में पहुंचा है। और ये समझ लीजिए कि हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो हमारी आखिरी डिफेंस है। दे आर द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर आप उसे कमजोर करेंगे, डिमोरलाइज करेंगे, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता है। आगे से जब भी ये सरकार सार्वजनिक रूप से बयान दे कि हमने आर्मी को खुली छूट दे दी है, तो उनसे कहिए कि आर्मी के कहिए देश में ये मुनादी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब जब आप ये कह रहे हैं आपका झूठ पकड़ा जाता है। साफ पता चलता है कि आप ये हमारा गुस्सा ठंडा करने के लिए कह रहे हैं। सच में अगर आपको कुछ कहना होता तो आप सीधे जाके वहां सुरक्षा बलों को कहते। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कैसे पुलिस वालों के तबादले किए गए, इनाम देने की जगह उनको पनिश किया गया। ये हम सब जानते हैं। कैसे हंदवारा में 3 बंकर हटाए गए, पूरे शहर को इकट्ठा करके सीटियां बजाते हुए, तालियां बजाते हुए, भारत विरोधी नारे लगाते हुए उन डंपर्स ने, उन जेसीबीज ने एक एक ईंट करके उन बंकर्स को डिमोलिश किया। वो बंकर्स भारत की स्टेट अथॉरिटी का प्रतीक थे। जनरल सुहाग तब हंदवारा में थे जब ये दशकों पुराने बंकर्स शहर के बीचों बीच से हटाए गए, खिल्ली उड़ाते हुए इस देश की हटाए गए। इनसे हमारे सैनिकों का, हमारी सुरक्षा बलों का मनोबल टूटता है। अगर आपको हटाने ही थे, इतनी ही मजबूरी थी, किसी नेता को इतना ही खुश करना था, तो आधी रात को जाके हटा देते चुपचाप। पूरा दिन देश की खिल्ली सार्वजनिक रूप से उड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये काम हुआ, 2018 में हुआ, 17 में हुआ। इन पर प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। इसमें देश पर विमर्श होने की आवश्यकता है और किसी आलोचना से घबराना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा। धन्यवाद।